हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फोर्थ लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें मैंने क्या किया, HCl और DCl के बीच में जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन में जो चेंजिंग होती है, जो उसकी एनर्जी वैल्यू में कि किसका वैल्यू ज़्यादा होगा किसका वैल्यू कम होगा, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ मेनली बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं मैंने क्या किया है, HCl और DCl को लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इन इन सेंटीमीटर यूनिट्स में होता है BJ+1, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे जो B की जो वैल्यू है मैंने पुट किया है क्या, H/8π²IC। जो हमारा B था वो क्या था, रोटेशनल कांस्टेंट था। तो यहाँ पे यहाँ जो B की जो वैल्यू है वो क्या है, H/8π²IC मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, जो HCl और DCl के लिए जो है पहले हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे I है वो है यहाँ पे जो यूज किया है H/8π²IC, जो मैंने फॉर्मूला में यूज किया। तो I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, सबसे पहले मैंने दो यहाँ पे लिया हुआ है, एक HCl लिया हुआ है, एक DCl लिया हुआ है। तो मैंने एक जो यहाँ पे BHCl के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा, तो क्या होगा, H/8π²IC और BDCl इजिकल टू H/8π²IDCl/C। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ऐड भी कांस्टेंट है, π² भी कांस्टेंट है, और I फॉर HCl वो अलग चीज़ है, और यहाँ पे जो C है वो भी कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सारी चीज़ कांस्टेंट है। मतलब इन दोनों के केस में जो जो केवल वेरिएबल चीज़ है वो हमारा क्या है, IHCl और IDCl, ये दोनों बस एक दूसरे से अलग है, बाकी सारा चीज़ का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो अब मैंने क्या किया, सिंपली जो मैंने लिखा BHCl/BDCl, मैंने सिंपली उसका एक रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जो BHCl का जो वैल्यू वो लिख देता हूँ। तो वो हमारा वैल्यू क्या था, H/8π²IHCl/C होल डिवाइड बाय हम क्या लिख सकते हैं, DCl के लिए H/8π²IDCl/C। ठीक है, इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या, जो H है, H यहाँ पे कट जाएगा, 8π² कट जाएगा, और C जो है वो भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, अब देखिए यहाँ पे जो IHCl था वो H से नीचे था, मतलब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और DCl था वो आपका ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कि जो BHCl/BDCl इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमारा लिख सकते हैं क्या, BHCl/BDCl इज इक्वल टू IDCl/IHCl, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जो है I हमारा होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने जैसे आपको बताया था उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है μr²। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू फॉर किसके लिए, म्यू होते हैं हमारे रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो रिड्यूस मास होती है, तो रिड्यूस मास म्यू फॉर DCl इंटू RDCl का स्क्वायर। मतलब जो उसकी जो रेडियस है उसके बीच में जो डिफरेंस है, जो मास जो दोनों के बीच में डिफरेंस है D और Cl के बीच में, वो रेडियस हमारा यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, तो RDCl का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली नीचे में क्या लिख देंगे, μHCl इंटू RHCl का स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। मतलब BHCl/DCl का वैल्यू हम इसे नॉर्मली इसे हम पुट कर देंगे। अब जो क्या होगा, जो हमारे R ऑफ DCl और R ऑफ HCl है वो लगभग एक दूसरे के सिमिलर होती है। तो हम यहाँ से दोनों को जो है कैंसिल कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। तो हमारा बेसिकली बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा बचेगा BHCl/BDCl जो हमारा बचेगा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, μDCl/μHCl बचेगा। अब हमारा μDCl क्या था, हमारा μDCl था हमारा रिड्यूस मास। तो उसका फॉर्मूला होता क्या था, उसका फॉर्मूला हमारा होता था, आप यहाँ दे सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता था μ इज इक्वल टू M1 M2/M1 + M2, हमारा ये फॉर्मूला होता था। तो M1 हम किसके लिए लेंगे, M1 लेंगे जो अगर HCl है तो H के लिए M1 हो जाएगा, और Cl के लिए हमारा M2 हो जाएगा। सिमिलरली DCl के लिए लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MD इंटू MCl, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे था क्या था, μDCl/μHCl, तो मैंने उसे क्या लिखा है यहाँ पे, MD इंटू MCl/MD + MCl होल डिवाइडेड बाय MH इंटू MCl/MH + MCl, मैंने इस तरीके से इसे लिख दिया है, जो हमारी रिड्यूस मास की जो वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, जो MCl है और MCl है वो तो सिमिलर टाइप है, तो वो दोनों आपस में कट जाएगी। तो अब यहाँ पे फिर क्या होगा, BHCl/BDCl की जो वैल्यू है मैं उसे कैसे लिख सकता हूँ, MD
MD/MD+MCl, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू मैं क्या सकता हूँ, जो ये सबसे नीचे था डिनोमिनेटर में था वो ऊपर में चला आएगा, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स अगर आपको पता है तो ये ऊपर में चला आएगा, तो MH+MCl हो जाएगा और डिवाइडेड बाय MH हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या है कि MD और MCl का जो आप मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग वो सेम आएगा, कट के जो है अप्रोक्स 1 के इक्वल वो आ जाएगा। तो जब वो ये 1 के इक्वल्स आ जाएगा तो इसे भी हम जो है ऐसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो हमारा बचेगा क्या, BHCl/BDCl इक्वल टू MD/MH हमारा बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो BH/BDCl इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ D का ड्यूटेरियम का क्या होगा, तो वो हमारा होगा 2 और MH का होगा हमारा 1, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2। तो इससे क्या पता चला कि BHCl इक्वल टू 2 BDCl, मतलब BHCl का जो वैल्यू है वो BDCl से हमारा जो है वैल्यू वो है ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हमारी एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखिए। दैट मीन्स इफ़ वी सब्स्टिट्यूट HCl विद DCl, मतलब HCl को अगर हम DCl से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या मिला, B जो HCl है वो BDCl से हमारा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब हमारी जो एनर्जी ऑफ HCl है वो एनर्जी ऑफ DCl से भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था EJ बार इज इक्वल टू BJ+1, J इंटू J+1, ठीक है। तो मतलब E जो है EJ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B था, मतलब जिसके लिए B का जब वैल्यू ज़्यादा आएगा उसके लिए एनर्जी का वैल्यू भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो अगर ज़्यादा होगा तो मैंने यहाँ पे देखिए जो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे साइन दिया उसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे जो HCl का जो एनर्जी लेवल लिखा है नॉर्मल में अगर इस तरीके से दिखाऊं तो जो DCl का जो एनर्जी लेवल होगा वो हमारा जो है उससे HCl से कम होगा। अब यहाँ पे बात करें तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी बोथ के केस के लिए सेम होगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होगी बोथ के लिए वो 0 के ही इक्वल ही होगी इस केस में। इसे आप नोट करके रखिएगा कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी बोथ केस के लिए वो 0 ही होगी। जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस में जो चेंजिंग आएगी वो जो है हमारे नेक्स्ट लेवल से वो चेंजिंग आनी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब जो है मैंने यहाँ पे तो है जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब उसमें इफेक्ट्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स अपार्ट फ्रॉम ग्राउंड रोटेशनल लेवल्स द एनर्जी ऑफ ऑल रोटेशनल लेवल डिक्रीजेस, मतलब मैंने जो कहा कि जो रोटेशनल एनर्जी का जो लेवल्स है वो हमारा जो है डिक्रीज होता जाएगा जिस तरीके से मैंने जो है आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो अब दूसरा हमारा क्या होगा, इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब पोजीशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस का पोजीशन में क्या चेंज होगा। तो यहाँ पे जो है क्या है, एनर्जी जो होता है वो इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और न्यू जो होता है, ठीक है, न्यू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारा म्यू बार होता है, ठीक है, म्यू बार जो होता है वो म्यू बाय C, मतलब यहाँ पे ये है कि एनर्जी भी म्यू बार के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जो हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो भी जो है हमारा डिक्रीज करते जाएगा, मतलब DCl के लिए जो है इस तरीके से हमारा डिक्रीज करते जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।